इतिहास की किताबों में ना कुछ कहानियां अक्सर छूट जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है भारत के उन यूनानी राजाओं की जिन्होंने यहाँ एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। चलिए आज बात करते हैं यवनों के बारे में, भारत के वो भुला दिए गए यूनानी शासक। जब भी हम प्राचीन भारत और यूनानियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक ही नाम आता है ना? सिकंदर महान। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि सिकंदर के जाने के सदियों बाद भी यहां भारत की जमीन पर यूनानी राजा राज कर रहे थे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। और इसका सबूत हमें मिला है इतिहास की सबसे पक्की चीजों में से एक से, सिक्कों से। जी हां, इन सिक्कों से ही पता चलता है कि करीब करीब 150 सालों तक उत्तर पश्चिमी भारत में एक जबरदस्त यूनानी साम्राज्य मौजूद था। इसे ही हम इंडो ग्रीक या यवन साम्राज्य कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये यूनानी राजा आखिर भारत पहुंचे कैसे? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा के हमले से, जिसका नाम था डेमेट्रियस। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। सिकंदर तो चला गया था, उसके करीब 150 साल बाद आज के अफगानिस्तान के पास एक इलाका था बैक्ट्रिया। वहां बसे यूनानियों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने हिंदू कुश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया और भारत में दाखिल हो गए। और बस यहीं से एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत हुई। और इस पूरे मिशन को लीड कौन कर रहा था? राजा डेमेट्रियस। देखिए, वो सिर्फ एक हमलावर नहीं था, उसका इरादा कुछ बड़ा करने का था। वो एक एम्पायर बिल्डर था। उसने साकल, जिसे आज हम सियालकोट कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाया। मतलब साफ था, वो यहां टिकने आया था। और इसी के साथ भारत में यवन शासन की बुनियाद रखी गई। अब देखिए, हर बड़े साम्राज्य का एक गोल्डन पीरियड होता है ना? यवनों के लिए भी ऐसा ही एक दौर आया, और ये दौर जुड़ा है उनके सबसे मशहूर राजा से, जिन्हें भारतीय इतिहास में एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है। इस दौर की सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ लड़ाइयों और जीत के बारे में नहीं था, ये ज्ञान और फिलॉसफी का भी दौर था। ये जो सवाल है, ये एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु के बीच हुई बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये उस जमाने की सोच की गहराई को दिखाता है। और ये सवाल पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा मिनांडर थे। भारत में लोग उन्हें मिलिंद के नाम से जानते थे। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर जानने की एक जबरदस्त इच्छा थी, एक फिलॉसफर वाली। उन्होंने बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ जो लंबी चर्चाएं की, उन्हें मिलिंदपन्न नाम की किताब में दर्ज किया गया है। ये किताब आज भी बौद्ध फिलॉसफी में बहुत अहम मानी जाती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? इन बातचीत के बाद राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक बन गए। सोचिए जरा, एक यूनानी राजा एक भारतीय धर्म को अपना रहा है। ये दो अलग अलग कल्चर के मिलने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन राजा मिनांडर का बौद्ध धर्म अपनाना तो बस एक झलक थी। यवन शासन का जो सबसे गहरा असर हुआ ना, वो हुआ भारत की आर्ट और कल्चर पर। इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि इस फ्यूजन से भारत को मिला क्या क्या। सिक्कों को बनाने का नया तरीका, आर्ट का एक बिल्कुल नया स्टाइल, एस्ट्रोलॉजी और कैलेंडर में एडवांसमेंट। सच कहूं तो यवनों का असर लगभग हर जगह महसूस किया गया। जरा सोचिए, इससे पहले भारत के सिक्कों पर राजाओं की असली तस्वीरें नहीं होती थीं। ये ट्रेंड यवनों ने ही शुरू किया। उनके सिक्के भी बड़े खास थे। उन पर 2 भाषाओं में लिखा होता था, ग्रीक और खरोष्टी, जो उस जमाने की लोकल स्क्रिप्ट थी। और इतना ही नहीं, आज हम जो 7 दिन वाला हफ्ता फॉलो करते हैं ना, कहा जाता है कि उससे भी भारत में यही लोग लेकर आए थे। और ये जो मेलजोल था, इसका सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है आर्ट में, जिसे हम गांधार आर्ट के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब पहली बार भगवान बुद्ध को इंसानी रूप दिया गया। और मूर्तियां कैसी थी? बिल्कुल यूनानी देवता अपोलो जैसी दिखती थीं। मतलब आप कह सकते हैं कि आत्मा भारतीय थी लेकिन शरीर यूनानी। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। एक शानदार गोल्डन एज के बाद अब यवन साम्राज्य के ढलान का वक्त भी आ गया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह घर की लड़ाई। जी हां, आंतरिक फूट। पूरा यवन साम्राज्य 2 बड़े खानदानों में बंट गया, एक डेमेट्रियस का वंश और दूसरा यूक्रेटाइड्स का। और इनकी आपसी दुश्मनी ने पूरे एम्पायर को अंदर से कमजोर कर दिया, बिल्कुल खोखला। और जब घर में ही झगड़े हों तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही। हुआ भी यही।
सेंट्रल एशिया से आए लड़ाकू कबीले जैसे शक और पार्थियन, उन्होंने इस कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए और यवनों की ताकत धीरे धीरे खत्म होती चली गई। और जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी वो थे कुषाण। सेंट्रल एशिया से ही उठी एक नई सुपर पावर, जिन्होंने यवन साम्राज्य के जो भी हिस्से बचे थे उन पर भी कब्जा कर लिया। आखिरी यवन राजा हेर्मियस हार गया और इसी के साथ भारत में यूनानी राज का चैप्टर क्लोज हो गया। साम्राज्य तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। ये जो हेलियोडोरस स्तंभ है, ये इसका जीता जागता सबूत है। इसे एक ग्रीक एम्बेसडर ने एक भारतीय देवता के लिए बनवाया था। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, क्या कोई साम्राज्य सच में कभी खत्म होता है, या वो बस अपना रूप बदल लेता है और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाता है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोनती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।